चलिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी उपस्थित छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, जो भारतीय इतिहास का टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हम लोग ओरिजिनेशन, विभिन्न नामकरण और काल निर्धारण, क्या काल हो सकता है उसका, साइंटिफिक पीरियड क्या हो सकता है, जनरल पीरियड क्या हो सकता है। कुछ विद्वान कहते हैं मार्शल हैं, मैके हैं, वत्स हैं, इनके द्वारा सभ्यता को कैसे निर्धारित किया गया, जिसका आप लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद आप देखोगे तो एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, मांडा से लेकर दैमाबाद, सुतकांगेंडोर से लेकर और आलमगीरपुर तक पूरा लोकेशन क्लियर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। और इसका शेप कैसा है, रियल शेप कैसा है, टोटल शेप कैसा है, क्या है लंबाई चौड़ाई, किस नदी के किनारे है, नदी और उसकी स्थिति को भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम समझ लो 10-12 स्थल भी नहीं पढ़ पाते हैं और 2800 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। आजादी के समय में सोचो आप 40 स्थल थे और आज 2800 आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर नाउअडेज एक्सकेवेटेड, जिसमें हम लोग 10-12 मुश्किल से पढ़ पाते हैं। यानी कि 7 आर सिटीज, 7 ही नगर है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एक तो लिपि आपने पढ़ा था कि इंडस स्क्रिप्ट कैसी है। एलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार इसकी खोज किया 1853 में। फिर 1923 तक आते आते ये पूरी लिपि अपने स्वरूप में आ गई, पूरी लिपि अस्तित्व में आ गई। फिर बेडल नामक एक विद्वान थे, वो 1925 में इसे पढ़ने का प्रयास किए पहली बार। लेकिन आज आप देखोगे कि लोगों ने कंप्यूटर के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से बहुत अनेकों टाइप से इसे पढ़ने का प्रयास किया, बट सारे प्रयास विफल है। इसलिए आज भी ये क्या है, अपठित। आज भी ये लिपि क्या है, अनडिसाइफर्ड है, अननोन नहीं है, अननोन नहीं है, अनडिसाइफर्ड है, अपठनीय बनी हुई। इसलिए हम लोग इसको प्रोटो में रखते हैं। कैसी लिपि है, प्रोटो। जब लिपि नहीं थी तो प्री, और जब लिपि थी और पढ़ी नहीं गई तो प्रोटो, और जब लिपि हो और पढ़ ली जाए तो हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। तो एक प्राग ऐतिहासिक सभ्यता और एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तो हम लोग किस टॉपिक में, किस पड़ाव में है? तो अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो इट वाज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ये भी हम लोगों ने देखा। और लिपि के बारे में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो अक्षर यूज हुआ वो अंग्रेजी का यू हुआ। लिखते जाना आप, अंग्रेजी का यू जो अक्षर है वो सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल हुआ। जैसे आप यू लिखते हो अंग्रेजी में, और चित्र अगर किसी का इन्होंने बनाया तो मछली का सबसे ज्यादा यूज किया। और अगर इसमें ओरिजिनल फिगर्स आ जाए कि व्हाट वेर द नंबर्स ऑफ ओरिजिनल फिगर्स इन इंडस स्क्रिप्ट, तो 64 हैं। वर्तमान में 22 ही शेष बचे हैं। उसमें भी बहुत बड़ा साइन बोर्ड एक मिला, वहां 10 ही अक्षर मिले, लेकिन मूल चिन्हों की संख्या 64 ही है। अब उसे मिला जुला के लोगों ने बना दिया 250 से 400। तो अगर टोटल फिगर्स आ जाए तो 250 से 400। तो लिख लो आप, कुल चिन्हों की संख्या 250 से 400 है, लेकिन ओरिजिनल साइंस जो है, ओरिजिनल जो फिगर्स हैं वो 250 यानी कि 64 ही हैं। वर्तमान में अगर आप देखोगे उसमें भी विलुप्त हो गए हैं, तो 22 ही बचे हैं नाउअडेज। लेकिन इतना आपको क्वेश्चन घुमाएगा नहीं। जनरल स्टडी में बस रफली क्वेश्चन आता है, आइडिया एक हो, मतलब बिल्कुल अननोन ना हो आप। जनरल स्टडी की एक खास बात है कि वो आपका चेक करना चाहता है कि आप जानते भी हो कि नहीं।
जो दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि है, जो हमारी सबसे प्राचीन लिपि है, क्या आप उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि नहीं? इतिहास कुछ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग को चेक करना कि समझ आपकी है कि नहीं, लिखने का ढंग कैसे लिख रहा है इंसान। तो पिक्टोग्राफिकल है, आइडियोग्राफिकल है, वेयर आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ साइंस। जहां हमारे विचार और भाव चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, दैट स्क्रिप्ट वाज नोन एज आइडियोग्राफिक और पिक्टोग्राफिक। पिक्चर्स आर देयर, साइन आर देयर। और आज तक कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी है जो पिक्चर ओरिएंटेड अल्फाबेट की डिक्शनरी हो, इसलिए उसे पढ़ा नहीं गया। हाँ, अल्फाबेटिकली होती तो पढ़ लिया जाता। तो क्वेश्चन ये आता है क्योंकि सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो आप तैयार कर रहे हो या जो तैयार है बाई चांस, टिपिकल करके आएगा, क्यों नहीं पढ़ी गई। तो एक तो लैक ऑफ अल्फाबेट्स और लैक ऑफ बाइलिंगुअल राइटिंग्स, बाइलिंगुअल डाइजेस्ट, द्विभाषी अभिलेख नहीं मिले। जैसे मेसोपोटामिया में मिल गए, इजिप्ट में मिल गए, तो हमसे आगे निकल गए, पढ़ ली गई। हमारे यहाँ जैसे लोथल का भी मिल जाए, लोथल का स्थानीय भी मिल गया होता, या एक आध कंटेम्परेरी और कोई मिल गया होता वही आसपास, तो इसको रिजेंबल करके पढ़ लिया जाता, मैच करके पढ़ लिया जाता और एक कॉमन डिक्शनरी डेवलप कर लिया जाता कि यही होगा। लेकिन कौन सा चित्र किस भाव को अभिव्यक्त करता है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द फिगर, इसलिए पढ़ी नहीं गई। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी आएगा कि अननोन है कि अनडिसाइफर्ड है, तो लिपि के पढ़ने को डिसाइफर कहते हैं, क्योंकि सामान्य चीज का पढ़ना नहीं है, उत्कीर्ण लिपि है उसे पढ़ना। और 90% सील्स पर है, 90% लेख किस पर है? मोहरों पर। तो मोहरों की भी समझ हमें विकसित करना। आज भी मोहरें हमारे पास हैं, पत्र पार्सल आदि को करने के लिए मोहरें लगती थी, तो उस मोहरों की समझ आपको है कि नहीं? तो मोहरें स्टार्टेड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे, आज भी उसका अस्तित्व है। तो वो चीज बिल्कुल समझ में आपको आनी चाहिए, जो टॉपिक गुजर रहा है उसकी थोड़ी समझ विकसित हो जाए। एकदम बिल्कुल आप ऐसा मत बनो कि ब्रह्मा ही हम बन जाए उस टॉपिक में, नहीं, हमें नहीं बनना। हमें टेक्निकल एक्सपर्ट बनना कि हाउ टू ग्रेस्प इंडस को हम कैसे पढ़ लें कि इंडस से दुनिया में कहीं कोई क्वेश्चन आए तो हम कर लें, क्योंकि कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता है और कंटेंट बहुत है, फिर भी क्वेश्चन आता तो लगता कहां से दिया, और आता उन्हीं सातों नगरों से, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हम। रहेगा धौला बिरा कर लगाएंगे कालीबंगा। तो ये तो गलतियां होती ही रहेंगी, क्योंकि गलतियां करना ही मानव का काम। गलतियां ना हो तो इसका मतलब उसमें डाउट है? अगर कोई इंसान रत्ती मात्र गलती नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो धरती पर है तो कुछ गड़बड़ है? मानवीय हरकतें नहीं है। अगर कोई कहे कि हम तो बिल्कुल एकदम 100% सही है, दूध के धुले हुए हैं, तो इसका मतलब वो गड़बड़ है बहुत, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं कि कितना हम जानते हैं, कितना हम नहीं जानते। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। तो लिपि क्लियर हो गई। लिपि को पहली बार पढ़ने का प्रयास किया बेडल महोदय ने 1925 में। आज तक कई हजार प्रयास किए जा चुके, लेकिन नहीं पढ़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है, पढ़ा क्यों नहीं गया? इस पर जोर देना। हमें वाई फैक्टर लेके चलना, वाई का फैक्टर, क्यों नहीं पढ़ा गया? अगर इसका जवाब हमारे पास है तो इसका मतलब हमने अध्ययन किया, नहीं तो सूचना बटोरा है केवल। क्योंकि होता है ना कलेक्शन ऑफ डेटाज, हमें सूचनाओं का संकलन नहीं करना है, उसको तोड़ मरोड़ के उसके प्रस्तुत करना, मेंस लेवल पर भी उसे ले जाना, क्योंकि कला का पार्ट, ये कल्चर का पार्ट। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। फिर हम लोग आते हैं इंडस आर्ट्स पर, कला। थोड़ा सा हेडिंग डालो आप,
सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कला पक्ष है उसको कैसे देखोगे आप? बार बार हम ये शब्द लिखते हैं सैंधो सभ्यता, क्यों लिखते हैं? इट्स पॉपुलर नेम इज इंडस सिविलाइजेशन, नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल आपने देखा कि सामान्य लोग इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, लेकिन जो विद्वान से पक्की मूर्तियां बनाते थे। और इसके बाद आपने एक अब देखा आपने मुहरे, इसको भी ले लेंगे हम लोग, सील्स, मुहरे। मुहरे कहने पर उतना क्लियर नहीं होता, सील्स कहने पे क्लियर हो जाता। कुछ चीजें अंग्रेजी में क्लियर होती, कुछ हिंदी में क्लियर होती। तो मुहरे आप बोल रहे तुरंत स्ट्राइक नहीं कर रहा कि क्या है मुहर, लेकिन जब सील बोल रहे हो, सील मुहर, तो क्लियर हो जा रहा कि सील्स। वो नहीं पत्र पार्सल आदि करने के लिए पैकेजिंग किया जाता था तो सील लगाई जाती थी, लाख की लगाई जाती थी। वो बड़ा लस्टम टाइप होता था, पकड़ लेता था फिर छोड़ता ही नहीं था, कागज भले फट जाए। जैसे वो नहीं बैंक वाले लोन ज्यादा हो जाता ताला वाला पे नहीं मारते हैं, लगाते हैं अपनी मुहर उहर, तो वो सील है, ध्यान रखना है। तो सील कहां से शुरू हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है। मिड मूर्ति कला यानी कि टेरिकोटा फिगराइन, टेराकोटा, ये टेराकोटा फिगराइन है, ये पॉटरी है, ये मेटालर्जी है। मेटालर्जी में भी बहुत उन्नत इनकी मेटालर्जी थी। और ये अपना आर्किटेक्चर है, भवन निर्माण कला, आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में तो ये ध्यान रखना कि दीज आर द पार्ट ऑफ, जैसे आपने लिपि पढ़ा उसको भी शामिल कर सकते हो, वो भी स्क्रिप्ट भी इसी का पार्ट, स्क्रिप्ट को भी इसी का पार्ट मान सकते हो। क्योंकि स्क्रिप्ट को हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे हिंदी भाषा है तो उसकी कोई ना कोई लिपि होगी, तो क्या है? और संस्कृत, लो संस्कृत की भी वही है, ब्राह्मी। तो इसीलिए कभी कभी आता है ना कि देवनागरी किससे उत्पन्न, नहीं आई थी ना, चेक करते रहा करो नहीं तो कब चला जाएगा पता ही नहीं चले। तो ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो वास्तुकला है, वास्तुकला में आप कह सकते हो कि जो भवन निर्माण कला इनकी है, भवन निर्माण कला में आप मकान कैसे बनाते हैं, जैसे आज हम लोग बनाते हैं। ईंटों की साइज आप देखो तो 28 × 14 × 7 यानी कि 4:2:1 ऐसे बनाते थे चतुर्भुजाकार ईंटें। जैसी ईंटें आज हैं, प्राय जैसी ईंटें आज हम यूज करते हैं वैसी ईंटें वो यूज करते थे। आज की याद आनी चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हम कहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं, इंडस से तो ले ही सकते हैं, बस लिपि नहीं पढ़ी गई। तो आज जो कुछ भी हम लोग हैं, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम इंडस टिल टुडे,
तो इसमें आप देखो, जैसे आप नगर नियोजन है, सबसे महत्वपूर्ण फीचर अगर देखा जाए इंडस का तो टाउन प्लानिंग सबसे बेहतरीन। और यही जब टाउन प्लानिंग जाता रहा तो लोग बोले कि पतन हो गया। नगर एकदम वेल प्लान्ड है, जैसे आपका शिकागो है, ऑक्सफोर्ड है, चंडीगढ़ है, बंगलोर है। बरेली कुछ हद तक बनाया तो नहीं गया, बन गया। राइट एंगल पर सड़कें काटना बेहतरीन बन गया, बनाया तो नहीं गया जानकर। समकोण पर सड़कें काट दें राइट एंगल पर, और राइट एंगल तो छोड़ो, चौराहा तो छोड़ो, अष्टादश राहा, अष्ट राहा, कालीबंगा, स्टार लाइक कटिंग मिली। ऐसी क्वेश्चन आता है, प्राय सड़कें समकोण पर काटती थी एक्सेप्ट कालीबंगा। अपवाद को जरूर ध्यान रखना। प्राय आप देखो घरों के आंगन में कुएं होते थे प्राय, और आंगन में जैसे ही आप प्रवेश करोगे एंट्री द्वार से तो एक दीवार होती थी कि घर का गोपनीयता बनी रहे। दीवार एक उठा देते थे, डायरेक्ट घर नहीं दिखेगा। जब दीवार से एंट्री करोगे साइड से तब जाके आंगन में जाओगे। वेल प्लेन्ड था। जैसे आज देखो, आज भी फॉलो हम नहीं कर पाते हैं। सॉक पिट्स, मैन होल्स सब ढके होते थे, नालियां ढकी होती थी। प्राय गलियों में दरवाजे खुलते थे। कहां खुलते थे? गलियों में दरवाजे खुलते थे। अब सवाल उठा कि रोड की तरफ दरवाजा कहां खुला? तो लोथल। ये चीजों को ध्यान रखना। सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं। नालियां आप देखो प्राय पक्की होती थी एक्सेप्ट कालीबंगन। आवास प्राय पक्के होते थे, लेकिन कालीबंगा में मकान कच्चे ईंटों के बने। जहां क्रॉस करे मैटर, तुरंत उसको वॉच करना कि मकान तो पक्की ईंटों के बने होते थे। अपवाद भी है। सड़कें प्राय कच्ची होती थी एक्सेप्ट कालीबंगा। सड़कें प्राय कच्ची होती थी। अब जब सड़कें प्राय कच्ची हैं तो धूल वगैरह उड़ेगा ही। तो सड़क के तरफ दरवाजा होगा कि गली की तरफ? गली की तरफ होगा। इसका मतलब स्वच्छता का भी ध्यान रखते थे। और आप सोचो कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ विंडोज इन एंटायर इंडस। वेंटिलेशन आर अवेलेबल। वेंटिलेशन था, विंडो नहीं था। अब वेंटिलेशन हाइट पर होगा। अब चाहे सिक्रेसी कहो आप, चाहे कुछ भी कहो। और आज जो देखो, आप तो घर में पता चला आपको विंडो ही विंडो दिखेंगे, हैं? या चारों तरफ से शीशा ही लगा है कि अंदर न दिखे, बाहर हम देखें, है कि नहीं? मेटेरियलिस्टिक लाइफ। लेकिन उन लोगों की आप देखो कि टेंडेंसी क्या थी, क्योंकि मोक्ष की कोई कामना थी नहीं, धन धान संपन्नता की कामना थी। बेहतर नगर नियोजन। आप फोर्टिफिकेशन देखो, प्राय बस्तियां आप देखोगे दो भागों में बटी होती थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। एक तरफ आप देखोगे वेस्टर्न साइड में तो सिटाडल मिलेगा, दुर्ग क्षेत्र, और ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन। यानी कि इंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। वन इज नोन एज सिटाडल, दुर्ग क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र, और अनदर वन इज नोन एज निचला शहर, लोअर टाउन। यानी कि अगर देखा जाए तो समाज भी इसमें परिलक्षित हो रहा, वर्ग विभाजन भी परिलक्षित हो रहा, श्रम विभाजन भी परिलक्षित हो रहा। विशिष्ट वर्ग यहां रह रहा, क्योंकि अपर सिटाडल है, अपर प्लेटफॉर्म है, लोअर प्लेटफॉर्म, लोअर क्लासेस, अपर क्लासेस। तो देयर वेयर पर्टिकुलर 4 टाइप ऑफ, वैसे तो 3 ही थे, 4 टाइप ऑफ क्लास डिवीजन। विशिष्ट वर्ग था, राजा था, पुरोहित था, योद्धा वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, और दास वर्ग भी था।
तो आप कह सकते हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा तो था, लेकिन ये शब्द नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पहली बार मिलेंगे, पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलेंगे। और अभी वैश्य और शूद्र तो पहली बार है, ब्राह्मण क्षत्रिय तो कई बार है। यानी कि वहां मिल रहा है, एग्जिस्टेंस है, सर्कुलेशन नहीं है। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, लेटर वैदिक, दैट इज पोस्ट वैदिक। तो कहां चार वर्ण मिलेंगे और कहां उनकी वर्ण व्यवस्था आएगी, और कहां फिर क्रिया प्रतिक्रिया होगी, छुआछूत आएगा, उसका भाव आएगा। आप देखो ये क्लास स्ट्रगल बहुत बड़ा एक सोशियो इकोनॉमिक संरचना को दावा पेश किया। क्षत्रिय ब्राह्मण को नीचे लाना चाहता था, वैश्य समाज में सबसे संपन्न था, लेकिन उसको उतना आदर नहीं मिल पाता था। जबकि वैश्य अगर टैक्स न दे तो समाज का पेट ही न भरे। आज भी वही हालत है। व्यापारी वर्ग अगर हमारा विड्रॉ कर ले तो मर जाएंगे लोग, क्योंकि जितना हम लोग कई पीढ़ी में कमाते हैं उतना वो एक महीने में टैक्स दे देता। वो तो कैलकुलेशन ही नहीं करते, नहीं तो सवेरा ही नहीं होता। आप देखो जो बहुत संपन्न है, करोड़ों तो टैक्स दे दे रहे हैं। आप लोगों की करोड़ों की इनकम नहीं, उन्हीं से चल रहा। वैसे पहले भी संपन्न थे, आज भी, क्योंकि पेट भर देना ये किसका काम है? वैश्य का। और सेवा का भाव रखना शूद्र का, और व्याख्या कर देना ब्राह्मण, और रक्षा कर लेना क्षत्रिय। तो प्लेटो ने कहा नहीं कि ये चारों एक ही में तो हो सकता है, तो फिर भेदभाव कैसा? अगर ये चारों एक ही राजा में है, अगर ये चारों एक ही इंसान में है, अगर ये चारों एक ही राज्य में है, तो वो आदर्श राज्य, वो आदर्श व्यक्ति, वो आदर्श राजा। भूख भी लगे, सेवा का भी भाव हो, रक्षा का भी भाव हो, और व्याख्या का भी भाव हो, तो ये कई व्यक्ति हो गया कि नहीं? आइडियल हो सकता है भाई, न्यायाधीश बनने के भी गुण है उसमें, खेती बाड़ी करने के भी गुण है, और एक तरह से कह लीजिए कि राजा के भी गुण है। तो ऐसा राजा क्या हो जाएगा? फिलोसफर किंग। और उस समय थे भी, रुहेलखंड में बरेली के राजा थे प्रवाहण जावाली, उनसे आते थे लोग, ब्राह्मण आते थे, क्वेश्चन पुटअप करते थे, आंसर लेके जाते थे। क्योंकि ज्ञान किसी की विरासत नहीं, ज्ञान मां शारदी ये नहीं देखती है कि अरे ये शूद्र है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है। उनके लिए ऑल आर इक्वल, करत करत अभ्यास के वो उस मुकाम पर पहुंच गए। आइंस्टीन वही बनेगा जो अभ्यास करेगा। और कोई फार्मूला हो तो बता देना आराम से, है? क्योंकि और कोई फार्मूला आज तक इजाद नहीं हुआ। ऑल हैव अ इक्वल ब्रेन। थोड़ा सा न्यूरॉन्स अगर फीमेल मेल में देखा जाए थोड़ा भेदभाव है, बाकी आप इक्वल, थोड़ा सा अंतर होगा वेट में। लेकिन आप महिलाओं को भी देखो, जब अपने पर आ जाती हैं तो जहां पुरुष नहीं जाता वहां जाती, फिर आप कहते हो अरे गड़बड़ है। सुनीता लाहा को देखो, 250 का वजन। सुनीता विलियम्स को देखो आप, सरोजनी नायडू को देखो आप। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने आह्वान किया, पुरुष आया ही नहीं, उन्होंने कहा मैं हूं न, वही हूं वरीसो, मैं चलता हूं, देखता हूं कौन अंग्रेज है। तो कमी नहीं है। हम लोग गलत एक धारणा कर लेते हैं कि नहीं वो ऐसे हैं, वैसे। बनाने से नहीं होता, सब क्षमता है, बस केवल आवश्यकता होगी तो उसको दिखाएंगे। तो ये भी आगे रही, ऐसा नहीं। तो वो चीज आप देखो कि यहां आप जो देख रहे हो कि ये फोर्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट आया, ये प्राय फोर्टिफाइड होता था क्योंकि सिटाडल होता था, अब विशिष्ट वर्ग यहां रहता था। लेकिन ये होता भी था और नहीं भी होता था क्योंकि सामान्य वर्ग।
और सबसे मजे की बात है कि अगर आप गुड गवर्नेंस या बेहतर गवर्नेंस की संकल्पना आप देखोगे तो इंडस में ज्यादा मिलेगी। जैसे आप मिस्र में देखो तो वो मम्मी लगा लगा के बहुत हाई फाई उसको रख रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, राजा की डेड बॉडीज वगैरह मिल रही, लेकिन हमारे यहाँ सामान्य मिल रहा, राजा कोई नहीं। आप देखो कितना बेहतर गुड गवर्नेंस है, इसकी देख रेख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आम जनता रहती। सोचो अब आप कब्रिस्तान की खुदाई करो, राजा की नहीं मिली है कब्र, या विशिष्ट वर्ग की नहीं मिली है, सामान्य। तो उससे क्या लगता है कि यहां क्लास स्ट्रगल नहीं, क्लास तो है लेकिन क्लास स्ट्रगल नहीं, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण है लेकिन वर्ण संघर्ष, वर्ग संघर्ष नहीं। इसलिए कहते हैं हम लोग कि दुनिया की ऐसी सभ्यता है जो पीस लविंग, क्या है, शांति प्रिय है, और इसी किसी ने युद्धक बना दिया। कोई आया लड़ाकू, जैसे आपका पड़ोसी रोज राइफल साफ करे तो आप भी कहोगे ले आता हूं, है, देखकर थोड़ा परिवेश गर्म होता, और वो भी शांति प्रिय, आप भी शांति प्रिय, तो दोनों शांति प्रिय निकलेंगे। लेकिन एक पता चला जखीरा ही रखा है, तो आप भी सोचते हो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हवाई फायर और मारोगे तो कहेगा अच्छा आर यू ओके, है, क्योंकि लड़ाई कभी लड़ाई ऐसे होती है, लड़ाई ऐसे होगी ही नहीं, ये तो कोल्ड वार होगा। लड़ाई तब होगी जब एक ज्यादा हो और एक, और दोनों बराबर हो, या दोनों को एक दूसरे का पता ना हो कि और भी रखा होगा जमीन के अंदर, तो नहीं लड़ेगा। तो ये मानव स्वभाव है कि जब आर्य आए तो इसको युद्धक बना दिए, तब इसके नुकीले औजार मिड्रिप वगैरह मिलने लगे। आप सोचो औजार को देखकर और आदमी के आप मानसिकता को बता दोगे, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई, लेकिन सब हम लोग लिखते हैं। औजार को देखकर आप देखो, तलवार नहीं है, डैगर नहीं है, रामपुरिया चाकू नहीं, सब्जी वाला है, डैगर नहीं, सोर्ड्स नहीं, नुकीले औजार नहीं, रक्षा के लिए हैं। मिड्रिप, कभी आप भाले में देखो तो मिड्रिप लगा होता, एक मिड्रिप होता मध्य मोटे, तो वो मारते हैं जब तो फिर निकल कर आ भी जाता, पता चला मारे भाला उसी में रह गया, डंडा आपके पास आ गया, फिर घुमा के मारा उसने, खत्म ही हो गए। औजारों को देखकर आप बता दोगे कि इंसान डिफेंसिव है कि एग्रेसिव है, ऐसी पता लगाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अन्नागार वाली सभ्यता थी, अन्नागार खूब मिले, नदियों के किनारे अन्नागार मिलते थे, ग्रेनरीज। लेकिन जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वो सिटाडल के अंदर मिला। दिस इज मैटर ऑफ सरप्राइजिंग। असेंबली हॉल है, पुरोहित भवन है, वो सब ऑल आर इन सिटाडल, इन मोहनजोदड़ो दिस साइड, अपर सिटी लोअर सिटी, अपर प्लेटफॉर्म लोअर प्लेटफॉर्म, सारी चीजें यहां। लेकिन हड़प्पा का तो ये ईट चोरी, ईट ही चुरा ले गए, तो हड़प्पा वाले एफ टीले पे चले गए, ये भी माउंट पर चले गए। लेकिन मोहनजोदड़ो में आप देखोगे तो ग्रेट बाथ भी है, ग्रेनरीज भी है, सब इन सिटाडल है, और उसका फोर्टिफिकेशन भी बाकायदे, क्योंकि सभागार भी है, पुरोहित भवन भी है, कॉलेज हॉल भी है, असेंबली हॉल भी है। बताओ क्या सोच है, कैसी सोच रही होगी उस समय। आप देखो इसको खूब दुर्गीकृत रखते थे। अब दुर्ग है तो दुर्गीकरण ना भी हो तो दुर्ग है, किला बना, पूरा किला बना, तो किला तो दुर्गीकृत होता ही है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेगा कि किसका दुर्गीकरण अलग अलग हुआ है, तो कालीबंगन, कालीबंगा वाज सेपरेटली फोर्टिफाइड, यानी कि इन कालीबंगा बोथ हैव, यानी कि बोथ साइड, बोथ आर सेपरेटली फोर्टिफाइड, नॉट अ सिंगल। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है,
कि दुर्ग और नगर क्षेत्र और लोअर टाउन सब अलग अलग टीले पर टिके हैं और सब अलग अलग दुर्गीकृत हैं। अब बताओ, अगर अलग अलग दुर्गीकृत है तो इसका मतलब बस्ती का भी बहुत ध्यान दिया गया। और वहीं आप देखोगे बनावली, वहीं आप देखोगे सुरकोदड़ा, वहीं आप देखोगे लोथल, तो सिंगल फोर्टिफाइड, एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों घिरे हैं। और धौलावीरा का तो अद्भुत संरचना, देयर इज मिडिल सिटी इन धौलावीरा। यही क्वेश्चन आता, धौलावीरा में आप देखोगे प्रस्तर से मकान खूब बने, प्रस्तर का खूब प्रयोग किया गया और वाटर हार्वेस्टिंग और जलाशय, विश्व का सबसे बड़ा जलाशय मिला, ऑब्जर्वेटरी मिली, स्टेडियम मिला, 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला स्टेडियम मिला धौलावीरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला। सोचो आप, होश उड़ गए। अभी भी खुदाई हो रही 90 के दशक से। अब जेपी जोशी ने खोजा, आरएस वेस्ट महोदय ने 1990 से खुदाई जारी किया, आज भी हो रही है कच्छ क्षेत्र में धौलावीरा। अर्लीस्ट लेटेस्ट सिटी है, 7वां नगर है। तो कैसे भूल जाओगे आप? जब जब स्मार्ट सिटी की बात आएगी, जब जब नगरीकरण पर लेख लिखने के लिए आएगा, तो गार्डन चाइल्ड की वो बात याद आएगी कि नगरीकरण के लिए शर्तें क्या। तब आप खोजोगे कि नई लिपि का होना, लेखन पद्धति का होना, नॉन एग्रीकल्चर में जनसंख्या का लगना, तब माँ बाप का एकीकरण होना, बाट बटखरों का होना, सरप्लस प्रोडक्शन का होना, व्यापार वाणिज्य का होना, आयात निर्यात का होना, ये सब आ जाएगा। कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बनाइजेशन। गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो व्हाट वेर द कंडीशंस, व्हाट वेर द सर्कमस्टांसेस व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बनाइजेशन। दुनिया में अर्बनाइजेशन कैसे होता, ये बात सिखा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोगों के होश उड़ जा रहे हैं अंग्रेजों के कि ये तो टेक्नोलॉजिकल है, जबकि अंग्रेजों का जो एरोगेंस है उसमें कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हमने दिया टेक्नोलॉजी की इसने दिया पूरे विश्व को। इस बात को कभी कबूल कर सकते हैं? अंग्रेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गुलाम थे तो जबरदस्ती करवाते थे। बोले आप असभ्य हो, अरे बोले अपने को तो देख ले कितना थे। आप बताओ, 1000 वर्षों तक तो खुद अंधकार में रहा, दूसरों को कह रहा है कि हम प्रकाश लेने देने आए, तो अपना तो देख ले प्रकाश था भी कि नहीं, जो खुद प्रकाशित न हो। लेकिन हम लोग ठीक थे, अच्छे थे, आज भी जैसे वैसे ही रहे होंगे, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। हम लोग कहते थे यस सर, थैंक यू सर, आपने रेलवे दिया, थैंक यू, आपने अंग्रेजी पढ़ा दिया, थैंक यू गुरुजी। और पढ़ाया किस सेंस में ये नहीं देखे, क्लर्क बनने के लिए पढ़ाया, बोले आईसीएस मत दे देना। बाद में आईसीएस होने लगा तो हम लोग बहुत खुरापाती आईसीएस देने लगे, फिर आईसीएस होने लगे, अरे बोले अंग्रेजी ज्यादा पढ़ लिया क्या। ऐसी कोई पैरामीटर नहीं है ज्ञान का कि कोई आपको पढ़ाए तो बोले नहीं इतना ही पढ़ना, कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन लॉर्ड मैकाले इस नियत से पढ़ाता था कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, ये कम पढ़ कर आएगा। लेकिन आप किसी बच्चे से कह दो कि कम पढ़ना, तो रात में जाके जग के पढ़ेगा। बोले कम क्यों कहते हैं? और आज हम लोग कहते हैं क्या खूब पढ़ना, तो वो खूब सोता, उल्टा ही असर करता। लॉर्ड मैकाले नहीं कहता था मत पढ़ना, लिटरेचर बिगाड़ देगा। बोले अरे हम बिगड़ नहीं चाह रहे हैं, पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे। और पढ़ते पढ़ते आप देखो सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस हो गए। बताओ, अंग्रेजी, संस्कृत अंग्रेजी में लिखते थे। सोचो आप, हम लोग संस्कृत बोल दिया जाए, दूसरे दिन बच्चा आएगा ही नहीं, बोले आचार्य जी ठीक नहीं, संस्कृत बोलते हैं। सोचो आप, मतलब कितनी टैलेंट थी, कितना चुनौती था, लेकिन आज सब गायब हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा फोर्टिफिकेशन के कंसेप्ट को ध्यान रखना। अब आपको ये चीज क्लियर हो गया कि कालीबंगा एकमात्र नगर है जो सेपरेट फोर्टिफाइड। इसका मतलब अब किसी का निचला नगर फोर्टिफाइड नहीं होगा, कि होगा? ये तो फोर्टिफाइड है ही है,
और सेपरेट फोर्टिफिकेशन केवल एक जगह है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का निचला नगर फोर्टिफाइड नहीं होगा। ये निष्कर्ष निकाल के चलना, ये निष्कर्ष लेकर चलना, तब आप ये सब चीजें कर पाओगे। जैसे नालियां, आप देखो नालियां, ड्रेनेज सिस्टम प्राय पक्का बनता था एक्सेप्ट कालीबंगा। कालीबंगा में लकड़ी की खोखली नालियों के साक्ष्य मिले। पक्की पाइप वाली नालियों के साथ चनहुदड़ों से मिले। तो जो 7 सिटीज है उसके बारे में हमें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन टकराएगा तो आप देखोगे 7 सिटीज से जरूर टकराएगा। जैसे पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट कालीबंगा, नेक्स्ट बनावली, नेक्स्ट चनहुदड़ो, नेक्स्ट धौलावीरा। देखो 3 पाकिस्तान में, 4 इंडिया। ये दीज आर द सिटीज, 7 सिटीज, 7 नगर थे। और इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। या आएगा तो घोड़े की हड्डियां आएगा, सुरकोदड़ा उतना याद रहता, थोड़ा बहुत आएगा तो आएगा, इधर उधर से देख लोगे आप। धान की भूसी आएगा, रंगपुर लगा दोगे आप। ये मेजर सिटीज हैं, हमारे मेन सिटीज हैं। यानी कि अफगानिस्तान में कोई शहर नहीं, पाकिस्तान में 3 और भारत में 4। देखो आप, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बकिया भारत। पाकिस्तान में कितने थे प्रांत? 3, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। बकिया भारत में, और उत्तरी अफगानिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, जहां सोर्तुगाई और मुंडी का 2 प्लेस बताए थे। तो देखो आप, हड़प्पा, अब अगर शुरुआत देखा जाए तो कहां से हुई? हड़प्पा से हुई। DR साहनी, दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा कहाँ है, लोकेशन इसकी? हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, रावी नदी का बायां किनारा, रावी नदी का बायां किनारा, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर परुशड़ी, रावी। रावी नदी के तट पर ही दासराग युद्ध हुआ था, जिसमें बरेली के राजा की विजय हुई, राजा सुदास। तो रावी नदी बहुत फेमस है, और रावी नदी से हमारे सभ्यता का शुरुआत होती है। लेकिन बाई चांस ये प्लेस सब पाकिस्तान में चले जाते हैं, और जब ये प्लेस चले जाते हैं तो इसके उत्खनन करता भी चले जाते हैं। तो हम लोग जुगाड़ से फिर सरस्वती घाटी में खोजे कि कुछ अपने लाल भी बचे हैं कि सब उधर ही चले गए। तो बीबी लाल वगैरह आए, अमलानंद घोष, बीबी लाल, गुरदीप सिंह। तो खोजा गया कि भारतीय पुरातत्वविद कौन है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये नगर जो है, ये आधुनिक साहिवाल जिला और पुराना मांटगोमरी जिला। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो आर ट्विन कैपिटल, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये जुड़वा नगर है। इसको देखकर भी लोगों को लगता है कि प्रशासनिक बॉडी रही होगी। फीचर्स दिखता है, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, लोथल को कहा जाता है। फीचर्स मिलते जुलते हैं, यानी कि जुड़वा नगर। और जुड़वा नगर में आप देखें कि बाद में चलकर आप देखें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पाटलिपुत्र से भी शासन करते थे और उज्जैन से भी शासन करते थे। तो ये जो जुड़वा नगर की, जुड़वा कैपिटल की जो अवधारणा आई, जो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हाईलाइट किया कि ट्विन कैपिटल, पूरी विशेषता आप देखोगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का मिलता जुलता। तो ये जुड़वा नगर पूरा कॉन्सेप्ट ही दे रहा है कि प्रशासनिक बॉडी है, शासन प्रशासन है। तंत्र की शुरुआत भारत में यहीं से हुई, चाहे वो थियोक्रेटिक हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे अरिस्टोक्रेटिक हो, जो भी हो, लोकतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, धर्म की भूमिका है। लेकिन डेमोक्रेटिक कम अरिस्टोक्रेटिक है मॉडल।
तंत्र मिला, और उस तंत्र में राजा नहीं मिला, व्यापारी मिला। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि दिस सिविलाइजेशन वाज रूल्ड ओवर बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। वणिक समुदाय के द्वारा यह सभ्यता संचालित होती थी। कोई एक वणिक नहीं है, नहीं तो राजा हो जाता। वणिक समुदाय, और फैसले निर्णय से लिए जाते थे, बहुमत से लिए जाते थे। दैट्स वाइज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डेमोक्रेटिक कम अरिस्टोक्रेटिक। आज भी फैसले कैसे लिए जाते हैं? खंडपीठ बैठती है जजेज की, 5 खंडपीठ। ज्यादा दिक्कत है तो 5 की बैठेगी, 5 से अब। कम दिक्कत है 3 में भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारा लोकतंत्र किस में आता है? पंचायत। पहले नहीं पंच परमेश्वर होते थे, 5 जुट गए, बोले हाँ ये फैसला मान्य होगा। क्योंकि एक हो सकता है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 के बाद माना जाता है कि ठीक है आ जाएगा लोकतंत्र। 3 अगर किसी को समर्थन करते हैं। आपने देखा होगा केशवानंद भारती के केस में 13 जजेज। सोचो आप, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आप देखो, खंडपीठ जब बैठती है पूरा देश मान लेता है कि ठीक है ये कह रहे हैं इतने लोग तो ठीक ही होगा। फिर भी हमारे जजेज क्या कह रहे थे? आपका फैसला ये कर लो, अपने से कर लो। इट वॉज नॉट आवर मैटर, इट वॉज योर मैटर। लेकिन बार बार जब हम लोग अनुग्रह किए तो बोले ठीक है देखता हूं। क्योंकि वहां भी कौन बैठ रहा? हम ही आप में से जाके बैठ रहा। उसको भी दुख दर्द उतने ही है। ऐसा नहीं कि संवेदन विहीन व्यक्ति बैठ रहा वहां, वो भी हम ही आप में से जाके जज बन रहे हैं, हम ही आप में से जाके डीएम बन रहे हैं, हम ही आप में से जाके विदेश नीति का सूत्रधार बन रहे हैं। तो वो सब जीवंत है। जैसे पड़ोस नीति है वैसे विदेश नीति है, डेड नहीं है, जीवंत है। मानवीयता उसमें भी है। तो आप देखो यहाँ एक चीज आप देखोगे तो ये 7 सिटीज जो है, फिर 22 में आप देखो तो ये भी आ गए। फिर आप देखो खुदाई, यानी कि आजादी के बाद ये आने लगे। आजादी के बाद आप देखो फिर बनावली आपका 1973 तक ये आ गए। चनउदड़ो देखो आप तो 1931/35। धौलावीरा देखो आप तो 1967/1960। सातों के बारे में याद रखना, लोकेशन कहाँ है, कौन पुरातत्वविद जुड़ा है, किस समय की बात है। क्योंकि 7 सिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। तो आप देखो यानी कि 1921 में यह बात सिद्ध होने लगी कि वैदिक नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा उद्गम। और पीछे चले गए हम लोग। नहीं तो लोग बोगज कोई के आधार पर ये कहते थे कि 1400-1500 के आसपास ये आए होंगे, लेकिन हम लोग उसको और पीछे ले गए। और अभी हम लोग आपको एक संदर्भ दिए थे कि एक साइंस टेक्नोलॉजी की किताब प्रकाशित हुई, उसमें भारत में टेक्नोलॉजी का विकास 4000 BC दिखाया। तो 2021 और जोड़ लो, कितना पहुंच गए? 6000। और 6000 पहुंच गए तो कहां पहुंच गए? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो 1967 में उसने दिखाने का प्रयास किया, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्लैग कल्चर, जितना टूल टाइप्स टेक्नोलॉजी था, कोर कल्चर, दैट्स आल्सो अ टाइप ऑफ साइंस। आप देखो जो बनाने की विधि है, यानी कि अगर यहां देखा जाए तो ये देखो आप धीरे धीरे प्रकाश में आने लगे। भारत में मैक्सिमम आजादी के बाद है, अब पाकिस्तान में मैक्सिमम आजादी से पहले। एक तो ये दिमाग में रखना। अब मान लो आया पाकिस्तान का और 3 प्लेस दे दिया आजादी के बाद, 3 डेट दे दिया और 1 डेट दे दिया आजादी से पहले, और आप पहचान लिए कि प्लेस पाकिस्तान का है, तो आराम से लगा दोगे। हर जगह रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिकी बनना, टेक्निकल बनना। क्योंकि सिलेबस बता दिया जाए तो शायद तैयारी करना छोड़ देगा व्यक्ति। जितना बड़ा सिलेबस, वो तो प्यार से बताया जाता, कुछ नहीं। आप देखो इतिहास का सिलेबस क्या है, एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोग्राफी प्लस फ्रीडम स्ट्रगल। बच्चा खुश हो गया, 1 लाइन का सिलेबस है, बाएं हाथ का खेल।
और जब अंदर प्रवेश किया तो खत्म हो गया बेचारा इंडस तक आते आते। बोले इतनी गहराई है, जबकि गहराई ले ही नहीं रहे हम लोग अभी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप देखो दयाराम साहनी, हाँ 2 मिनट देना चाहूंगा। हाँ हाँ जो भी एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट हैं कृपया एंड अगर एनडीए सीडीएस के और क्लास अलग करवाना चाहते हैं तो फिर ये नाम सुंदर सिंह सर हैं, जिनसे हमने बात करी थी। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, आप जाके भवन जाके आप बात कर लो। चलो अब आपकी बात को अब बता देंगे हम। एनडीए सीडीएस वाले जितने हैं, हाँ विकास भवन चल के बात करनी होगी। हाँ चलेंगे वेट करके। गांधी जी का दांडी मार्च बोले सब चलो चलते। हाँ 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 हो जाएंगी वो। वहाँ तो मॉडर्न का सेक्शन है, काफी कुछ मॉडर्न से आता है, उसका अलग है टाइम टेबल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना जो अभी इन्होंने बताया, तो वहाँ जाके अपना गुहार करना, देखना हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इधर आओ, देखो आप, हड़प्पा आएगा, हड़प्पा कहीं भी आ सकता है, कहीं कोई अलग नहीं होता है, बस केवल हमारे देखने का नजरिया अलग होता है कि कम बेसी हम कहाँ पढ़ते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन आ गया दुनिया का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो क्या एनडीए वाला नहीं जानेगा क्या? बताओ, दुनिया का सबसे प्राचीन नगर कौन है? हाँ अब तो दिख ही रहा, बोले है ये हड़प्पा है। मान लो कोई आपको कह दे मोहनजोदड़ो, बोले नहीं दुनिया का सबसे प्राचीन सेकंड नगर, तो कम से कम कुछ तो आभास होगा। मैं पूछ दिया हड़प्पा क्या, बोले सड़क है, तो मतलब कुछ एहसास हो कि हाँ भाई हड़प्पा है, तो इट वॉज अ ज्योग्राफिकल साइट। तो ध्यान रखना, अगर हड़प्पा यानी कि पहली बार खुदाई कहाँ हुई, तो इस पूरे सभ्यता को क्या कह दिया गया, क्यों कह दिया गया? आप बताओ, ये हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट है? इसीलिए हड़प्पा को क्या कहा जाता है? गैर भौगोलिक। भूल गए पहले वाला टॉपिक। व्हाट इज इट्स नॉन ज्योग्राफिकल नेम? हड़प्पन सिविलाइजेशन। नॉन ज्योग्राफी का मतलब जो ज्योग्राफी होते हुए भी ज्योग्राफी ना हो। आया? जो ज्योग्राफी होते हुए भी, तो लोथल को हम हड़प्पा पूरा स्थल कह सकते हैं, लेकिन कालीबंगन साइट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कालीबंगन वॉज प्योरली ज्योग्राफिकल साइट। But out of these site, only one site that was geographical as well as non-geographical. अगर मेसोपोटामिया में भी पाया गया तो आप क्या कहोगे? हड़प्पन आइटम, राइट और रॉन्ग? लेकिन आप ये नहीं कहोगे लोथल आइटम। हाँ, लोथल आइटम तब कहोगे जब लोथल का हो, और अगर किसी स्थल का है और आप बोल दे रहे हो हड़प्पन, तो दैट इज राइट। वही क्या है? नॉन ज्योग्राफिकल टर्म है। तो क्वेश्चन आया, भले आप तुक्का लगा लो, लेकिन जानना जरूरी है कि क्या कह रहा। मान लो तुक्के से सही हो गया और उसको आप कहोगे क्या, हम तो जान के लगाए, लेकिन वो तो जान ही रहा कि जान के लगाए कि हनुमान जी की मदद ली है, लेकिन फिर भी हम लोग बताते नहीं जान के लगाए। तो ये ध्यान रखना। आर.डी. बनर्जी, क्लियर? रखालदास बनर्जी आ गए। अच्छा, किसकी देख रेख में? जॉन मार्शल। कभी भी आ गया देख रेख, या कभी आ गया खोजा किसने, उत्खनन किसने किया? तो डबल जवाब लिख करके आएगा, तो ध्यान रखना, खोजा, उत्खनन किया। डायरेक्शन किसका रहा? शब्दों को ध्यान रखना। तो डायरेक्टेड बाय जॉन मार्शल, एक्सकेवेटेड बाय, डिस्कवर्ड बाय। किताबें गलत नहीं होती, आप पढ़ोगे गलत तो गलत निकाल दोगे आप, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ आर.डी. बनर्जी रहे
और यहाँ आपके SR राव, शिवरंगनाथ राव आ जाएंगे आजादी के बाद। लेकिन क्वेश्चन आया, आजादी के बाद पहला उत्खनित स्थल कौन था? रोपड़। वही शिवालिक वाला रूपनगर रोपड़, जहां मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। यानी कि भारत का पंजाब प्रांत, जहां अग्निवेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले, रूपनगर रोपड़। तो आजादी के बाद उत्खनित होने वाला भारत में पहला पुरा स्थल रोपड़ है। तो अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना। अब इसके बाद यहां कौन? अमलानंद घोष, AN घोष, BK थापर, अमलानंद घोष, बाद में आप देखोगे BB लाल, BK थापर। यहां आप देखो रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, 70 के दशक में यहां पहुंच जाएंगे बनावली, ध्यान रखना। अब यहां देखो चन हुदड़ो। चन हुदड़ो कहां है? पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का सिंध, सिंधु नदी का दायां किनारा और सिंधु नदी का बायां किनारा आमने सामने। रिवर इंडस, राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस, आमने सामने लोकेशन आता है। बट डिस्कवर्ड बाई अर्नेस्ट मैके एंड एक्सकेवेटेड बाई NG मजूमदार, सॉरी उल्टा हो गया, डिस्कवर्ड बाई NG मजूमदार एंड एक्सकेवेटेड बाई अर्नेस्ट मैके। NG मजूमदार, जिनकी डकैतों ने हत्या कर दिया था 1938 में। NG मजूमदार किस साइड से जुड़े थे? अर्नेस्ट मैके ज्यादा फेमस हैं तो मैके याद रहता है, कभी सुमेलित करने के लिए आएगा। ये ऐसी लिस्ट है कि किसी भी तरह से आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है? नदी पूछ देगा और दोनों तरफ दे देगा, आर्कियोलॉजिकल साइट दे देगा, इधर विद्वान दे देगा, आर्कियोलॉजिकल साइट दे देगा, इधर नदी दे देगा, आर्कियोलॉजिकल साइट दे देगा, इधर फाइंडिंग्स दे देगा, श्रमिकों के आवास कहां मिले, गोदीबाड़ा कहां मिला, डांसिंग गर्ल कहां मिली, पशुपति शिव की मुहर कहां मिली, ग्रेट बाथ कहां मिला, तो सेपरेट करना पड़ेगा। हल का साक्ष्य कहां मिला, जुते हुए हल का साक्ष्य कहां मिला, प्लाउड फील्ड, हल रहा होगा तभी खेती कर रहे होंगे तो हल के भी साक्ष्य मिलेंगे। हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ बार्ली कहां मिला, बार्ली का साक्ष्य। आप देखोगे यहां जो है धान का साक्ष्य, रंगपुर में धान के भूसी का साक्ष्य, रंगपुर पहले लोथल बाद में। तो जब ये आइडिया होगा तभी तो आप लगा पाओगे, नहीं पहले लोथल मार दोगे फिर रंगपुर मारोगे। तो ये इसे याद रखना। आप देखो यहां पर JP जोशी, डिस्कवर्ड बाई JP जोशी और आर्यन बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। 1990 से खुदाई शुरू हुई, अभी भी इसके फाइंडिंग्स आ रहे हैं। स्टेडियम का साक्ष्य, फाइंडिंग्स आ रहे हैं इसके, ऑब्जर्वेटरी का साक्ष्य, वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य, और सबसे बड़ी बात है खूबसूरत जलाशय, जो सबसे बड़ा दुनिया का जलाशय है, जो टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया को बाध्य करता है कि सोचो धौलावीरा के बारे में देखो जरा, ग्लेजिंग का साक्ष्य सोचो। अब चमकदार पत्थर, और ईरान वाले कहते हैं हमने दिया, तो तुमने दिया तो यहां क्या कर रहा था वो चमकदार पत्थर? होश उड़ा दोगे आप। बस ये प्रूफ करना है कि हम पहले रहे हैं। आप सोचो साउल मिला है, शिलाजीत मिला है, औषधियों का मिला, शल्य चिकित्सा मिली है, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, सर्जरी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया। आर्थराइटिस है, मलेरिया है, लेकिन एनीमिया नहीं है, स्कर्वी नहीं है, रिकेट्स नहीं है। इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक ही था। सोचो आप, रिकेट्स नहीं है, एनीमिया नहीं है, पोलियो नहीं है, मलेरिया है, आर्थराइटिस है, गाठिया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ट्रेस की गई। स्कल सर्जरी के साक्ष्य हैं। सोचो आप, लंगनाज, ये तो छोड़ो और पीछे जाओ तो लंगनाज मेसोलिथिक है,
होश उड़ जाएगा दुनिया के। तो वो गलत नहीं लिखे हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 6000 BC, आज से। अब 4000 तो BC है ये, जीरो से। बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि सभी विषयों की जननी है, सब यही पनाह लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, साइंस, टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आप बोलोगे ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहता है डॉक्टर, व्हाट इज योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिजीज? अरे बोले हिस्ट्री का नाम मत लेना है? पूछता है ना कि इस डिजीज की कहानी बता दो, इतिहास बता दो। बोले फिर इतिहास का नाम लिया। किसी डिजाइनर के पास गए तो वो भी देख रहा है कि पहले इस डिजाइन के कौन से मकान बने थे। जब पास्ट में गया तो वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी वकील के पास गए, निकाला बुक, केस रीडिंग कर रहा, भगत सिंह के समय का केस देख रहा। बोले अरे ये भी इतिहास में गया। हर आदमी चाह रहा कि पास्ट के बिना प्रेजेंट को हम खूबसूरत नहीं बना सकते हैं, और फ्यूचर को खूबसूरत बनाना है तो आज को अच्छा, आज अगर बेहतर है तो लग रहा है कि आगे आने वाला समय अच्छे दिन आएंगे। लोग प्रधानमंत्री से पूछते हैं, उनके तो अच्छे चल ही रहे हैं। हम लोग पूछते हैं अपने कब आएंगे? बोले अपना देख लो। खुद से है, खुद से है। आप अच्छे नहीं रहोगे तो किसी के सहयोग से अच्छा नहीं बनोगे। खुद से अगर वो आग लगेगी, कौन सी आग? हाँ, वही पेट वाली आग। तो ध्यान रखना है। तो इनकी फाइंडिंग्स याद रखना हमें, जैसे श्रमिकों का आवास, जैसे अन्नागार, अन्नागार प्राय हर जगह मिला, जैसे एक ताबूत समाधान, कॉफिन ब्यूरियल यहां से मिला, R37 सिमेट्री एज कल्चर, सिमेट्री एज कल्चर बाद वाला कब्रिस्तान। यहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला, देखो अब, लेकिन ग्रेट बाथ मिला, डांसिंग गर्ल मिला, पशुपति शिव की मुहर मिली, जिसमें आप सोचो 5 वेराइटी में 6 पशु हैं, यानी कि एलिफेंट है, टाइगर है, रेनोसेरस है, ही बैफलो, और हिरण है नीचे 2। तो पशुओं की वैरायटी कितनी है? 5, लेकिन आए कितने? 6। तो ये पूछता है कि पशुपति शिव के मुहर के आसपास कौन सा पशु एब्सेंट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज। बोगज कोई में कौन सा देवता एब्सेंट है? सील्स पर किस पक्षी का चित्र बना है? बर्ड्स आर एब्सेंट फ्रॉम सील्स बट ओनली गरुड़ डेपिक्टेड ऑन सील्स। और गरुड़ किसका चिन्ह? विष्णु जी का। एक श्रृंगी बैल किसका चिन्ह? विष्णु जी का। पीपल का वृक्ष। कृष्ण अपने को नहीं कहते हैं कि वृक्षों में मैं तो पीपल के वृक्ष को साध्य मानता हूं, अच्छा मानता हूं, लर्निंग ट्री है। और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ट्री ऑफ लर्निंग बन गया वो। लेकिन हम लोग बैठ जाए तो उसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए। चाह से होता है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि आप पीपल से मिल गया। आपका ध्यान किधर है? आपकी चाह किधर है? ऐसा ही होता तो आप अपने कमरे पीपल का बनवाते, उसी के नीचे अपना कमरा बनवाते, बोले आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे किसी कमरे से कोई IAS बन गया तो कमरे का भाव बढ़ जाता, दूसरा आया फ्री में नहीं हुआ, फिर भाव घट जाता। हाँ हम लोग, हाँ अगर वो मान के चल रहा कि इसी से बना है, मैं बन जाऊंगा, तो शायद बन भी जाएगा। लेकिन यहां से है, कमरे से नहीं है। ऐसा होता तो कमरा का भाव समझ रहे हो कहां जाता, और मकान मालिक कहां जाता। तो इसलिए ऐसा नहीं। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखो, धातु कला आप जान रहे हो, मिलाने की कला। क्या मिलाते थे? अच्छा, चांदी का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं। चांदी का है, सोने का। आप सोने का देखो, सोने का हार, 6 लड़ियों वाला हार हड़प्पा से मिला। पेंडेंट टाइप का, जो बरेली का झुमका नहीं, पेंडेंट टाइप का 6 लड़ियों वाला हार मिला पूरा। और धातु में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी धातु थी? कौन सी धातु थी?
तांबा था, मिलाते किससे थे? लेकिन उसकी तो सप्लाई करना पड़ता था। यानी कि कॉपर प्लस टीन इक्वल टू ब्रॉन्ज, कांसे वाली सभ्यता। लेकिन उसको आयात करना पड़ता था, तब उसको मिलाते थे। तो मेटलर्जी का अच्छा ज्ञान था, धातु का अच्छा ज्ञान था। इसमें आप एक चीज और देख सकते हो कि ये जो है, जैसे कहते हैं ना कि वो प्रस्तर कला, पाषाण, जैसे अलाबास्टर पत्थर है, बहुत ढेर सारे ऐसे होते थे, मूर्तियां बनती थी। लेकिन कोई भी मूर्ति आप देखोगे सही अवस्था में नहीं है, खंडित अवस्था। किसी का पैर नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का ये नहीं है। वो क्या दिखाना चाह रहा? वो ये दिखाना चाह रहा कि हम जोड़ भी लेते हैं। जोड़ने की कला तूने नहीं दिया, जोड़ने की कला संसार को मैंने दिया। रियल, जब गांधार शैली पढ़ोगे आप, मथुरा शैली पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि रियल क्या है, यथार्थवादी क्या है, आदर्शवादी क्या है, जो जोड़ भी ले तोड़ भी ले, यानी कि तोड़ भी ले रहा और बाद में जोड़ भी दे रहा। तो आप देखो कि जैसे स्वदेशी विदेशी मत को हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो बाद में विदेशी वाले भी मानने लगे कि यही बात सही होगी। कौन? क्रमिक विकास। मार्शल जी मान लिए कि ये क्रमिक विकास जो है ये ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ज्यादा क्या, अब स्थानीय संस्कृतियों से ही विकास होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें पूरी लिस्ट आपको तैयार करना है। इसके बाद मृदभांड कला, मिट्टी का बर्तन बनाते थे जैसे आज हम लोग बनाते हैं, मूर्तियां बनाते थे जैसे आज हम लोग बनाते हैं, लुप्त मोम विधि। कैसे मेथड से मूर्ति बनाते थे? लॉस्ट वैक्स मेथड। अब आप सोचो, दुनिया को हम लोगों ने मेथड दिया कि जा बना ले, अपनी जिंदगी जी ले। बर्तन बनाने की कला, मूर्ति बनाने की कला इंडिया ने दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पाषाण काल ने दिया है। क्योंकि मृदभांड कला आज की नहीं है, मूर्ति कला आज की नहीं है, चित्रकला आज की नहीं है। भीमवेद का याद आ रहा? मातृ देवी, बेलन घाटी। यानी कि अगर ये कला आप देखोगे मृदभांड कला, तो यहां एक मृदभांड आपको स्पेशली मिलता है, ओसीपी, गेरुआ रंग का मृदभांड, ऑकर कलर्ड पॉटरी। ये इनका विशिष्ट मृदभांड है। लेकिन प्लाय रेखांकन काले से करते थे और बफ वेयर बनाते थे, चटक नारंगी रंग का मृदभांड बनाते थे। नारंगी रंग से ज्यादा प्रेम था, लेकिन सन्यासी वाला कलर इनको बहुत ज्यादा भाता था, गेरुआ रंग। तो उसको कहते थे ओसीपी कल्चर। अब सोचो, इस मृदभांड कला से इस सभ्यता का नाम ही पड़ गया ओसीपी कल्चर, पीजीडब्ल्यू कल्चर, बीआरडब्ल्यू कल्चर। एक बार मृदभांड दे दिया और दूसरे तरफ चैप्टर दे दिया, वो आप हैंग कर गए। भारत का सबसे पुराना मृदभांड, काला और लाल रंग का मृदभांड, बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि 100 एडी तक चलता रहा। कहां तक चलता रहा? 100 एडी, यानी कुषाण काल तक। तो अगर सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा प्रचलित मृदभांड आ जाए तो चटक नारंगी रंग वाला, यानी कि बफ वेयर। बफ वेयर आप देखो, बफ वेयर गुलाबी रंग का, चटक नारंगी रंग का, इस तरह से मृदभांड बनाते थे। लेकिन अगर इनका विशिष्ट मृदभांड कहा जाए, स्पेशल वेयर बताया जाए, तो ओसीपी कल्चर। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद मिड मूर्ति कला, वही लॉस्ट वैक्स मेथड से मूर्तियां बनाते थे। और इसके बाद आया नंबर किसका? सील्स। सील्स देखो आप, सील्स प्राय जितने सिटी प्लेस हैं हर जगह से मिला, कहीं कहीं से तो सीलिंग्स भी मिला, बड़े बड़े सीलांग। अब ये सील्स काम किसका करते थे? आयात निर्यात का, विनिमय का, ऐसी पे लिखा रहता था। सबसे ज्यादा लेखन किस पर हुआ? 90% लेख लिखे गए हैं सील्स पर। अब ये सील्स गरीब भी बनाते थे, अमीर भी बनाते थे, इससे पता चलता था कि क्लास सोसाइटी कैसी है। लेकिन प्राय आप देखोगे तो सील्स किसका बना होता था? स्टेटाइट। प्राय द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
यानी कि सील्स वेयर पर्टिकुलर मेड ऑफ अ सेमी प्रेशियस स्टोन दैट वाज कॉल्ड एज ए स्टेटाइट, STEATITE, स्टेटाइट। अब कभी कभी अंग्रेजी हिंदी दोनों में स्टेटाइट रहता है, थोड़ा अवेयर रहना। तो सील्स का निर्माण प्राय सेलखड़ी पत्थर से होता था, अर्ध बहुमूल्य पत्थर होता है, जैसा चाहो ऐसा शेप बना लो। वैसे तो आगेट का भी बनता था, कार्नेलियन का भी बनता था, गोमेद का भी बनता था, लेकिन सील्स आप देखो तो प्राय जो है सेलखड़ी का होता था और बेलनाकार न होकर, आयताकार न होकर चौकोर या वर्गाकार होता था। बार बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पॉपुलर साइज ऑफ अ सील्स, चौकोर या वर्गाकार? क्योंकि बेलनाकार मोहरे जो है कहाँ की है, मेसोपोटामिया की। तो अगर बेलनाकार सिलिंड्रिकल मोहरे हमारे यहां मिली है तो दैट्स वाज द इंडिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट का परिणाम। जैसे बेलनाकार मोहरे कालीबंगा से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं, तो इसका मतलब वो किसके परिणाम है, आयात के। निर्यात ज्यादा करते थे हम लोग, आयात कम करते थे, निर्यात ज्यादा करते थे, तो इसलिए ट्रेड हमारे पक्ष में था। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि मुहरों का हम इस्तेमाल क्यों करते थे, पैकेज लगाते थे और उसको भेजते थे। जैसे गरुड़ चित्रांकित मुहर, गरुड़ का चित्र लगाते थे मुहरों पर। और सील्स पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न का चित्र मिला, एक श्रृंगी बैल। डू यू नो एक श्रृंगी बैल? एक श्रृंगी बैल दैट वाज मिथिकल और रियल है, यूनिकॉर्न। अरे पगला, एक श्रृंगी बैल सोच होगा, एक श्रृंगी बैल, एक बैल हमने देखा जो एक सिंह का है, वो होगा ही नहीं, गैंडा होगा। अच्छा कुछ चीज आप लिखते हो जैसे एक श्रृंगी घोड़ा, बोले कहां से मिल गया? आप देखो तो ये ऐसे बना, फ्रंटल है, सील बोल रहे हैं हम, सील ऐसे बना है, ऐसे ऐसे नहीं है। बैल की पोल खुल गई, वो वन हैंड नहीं है, क्योंकि सृष्टि में इतनी बेवफाई नहीं है कि किसी को एक सिंह दे दे भगवान और एक ले लें। काहे ले लेंगे भाई? कभी आप ऐसा आदमी देखे हो जो इधर दाढ़ी आए इधर ना आए? हाँ मतलब इधर आए सही है, यहाँ थोड़ा कम आए, इधर ना आए, इधर कहीं ना आए, लेकिन भगवान इतना बेवफा तो रही ने, निकलेगा ही नहीं बेचारा, हाफ बियर्डेड मैन नहीं होगा। तो एक श्रृंगी बैल नहीं हो सकता, एक आए और एक, इसका मतलब बनाते समय वो कैसे बनाया पोस्चर, एक छिपी है, तो मिल कौन सी रही हमें देखने में, तो हम लोग बोल दे रहे हैं क्या? तो ध्यान रखना। यानी कि मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज्यादा वृषभ की हैं, लेकिन सील्स पर सबसे ज्यादा वन हैंड, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां इस पोस्चर में बनी। देखो क्वेश्चन कितना टेक्निकल डाल दिया, सील्स पर पूछ रहा। तो अगर टोटल में मूर्तियों का देखा जाए तो सबसे ज्यादा आप देखो नारी की है, पुरुष से ज्यादा नारी की है, पशु पक्षियों की है सबसे ज्यादा। मानव में अगर देखा जाए तो 75% जो है मूर्तियां पशु पक्षियों की। तो आप देखो कभी कभी क्वेश्चन आएगा सील्स पे कौन सा जानवर नहीं बना, आप बताओ, आप आइडेंटिफाई करो जरा। गाय और शेर, चीता, सब बता डालोगे। गाय देखो, लिखो आप, पहला गाय, दूसरा जो है घोड़ा, अश्व, हॉर्स, तीसरा जो है कैमल, ऊंट, और चौथा जो है लायन। टाइगर मत लिखना, लायन। अच्छा लायन, तो लायन आर टोटली एब्सेंट फ्रॉम इंडस, टाइगर प्रेजेंट, ये ध्यान रखना। लायन का न तो डिपिक्शन है न अस्तित्व है, टाइगर का है, और टाइगर और घने जंगलों में रहता, लायन से भी घने जंगलों में।
इसका मतलब वर्षा खूब होती थी। रिनोसेरस, एलिफेंट, ये हैं सब। आइवरी पर तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, हाथी दांत को निर्यात करते थे, जैसे सूती वस्त्र का करते थे। तो सील्स पर पशुओं का चित्रांकन को देखकर हम बता देंगे कि कितना रेनफॉल होता था, वर्षा का मात्रा 150-200 सेंटीमीटर वर्षा। क्योंकि आप टाइगर देखोगे तो लायन से भी घने जंगलों में रहेगा। रेनोसेरस, एलिफेंट, जलवायु का पता लगाओगे आप, तो उसकी डिपिक्शन को देखकर आप बोल रहे हो। तो ये प्रचलन में नहीं थे, एक तो एब्सेंट ही हो गया। अब बताओ पशुपति शिव की मुहर में टाइगर है कि लायन है? क्योंकि अब तो ये क्लियर हो गया कि लायन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब लायन जहां जहां है वहां वहां गोला बना दिए, बोले ये तो होगा नहीं, चाहे भले लियोपार्ड होगा, टाइगर होगा, कुछ होगा दूसरा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। गाय आप देखोगे तो लोथल में गाय की मूर्ति मिली है, लेकिन गाय एब्सेंट है। अब बताओ बैल प्रेजेंट है और गाय एब्सेंट है, कैसा लग रहा? कह रहे गड़बड़ लग रहा। ऐसे ही तो इंटरव्यू में फंसा लेगा। बोले जो है वृषभ की तो बहुत ज्यादा पूजा करते थे, अब वृषभ है तो गाय कहाँ? बोले सर यही तो नहीं समझ में आता, गाय कहीं टहल रही होगी, सेल्स में नहीं है। जैसे एक सज्जन नहीं बोले कि वो नंदी बैल नहीं है, भोलेनाथ नहीं होंगे, बोले वो जंगल में टहल रहा, क्योंकि वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। पद्मासन मुद्रा में अगर बैठे हुए हैं तो पालथी पद्मासन मुद्रा में नीचे बैठेंगे कि सवारी में बैठेंगे? सवारी बैठे गिर जाएंगे, है? तो इसका मतलब अगर स्थानक मुद्रा में रहते हमारे भोलेनाथ तो होता नंदी, या बैठी हुई मुद्रा में रहते तो पद्म सांभी मुद्रा, तो इसका मतलब बैल कहीं, हाँ मतलब टाला देंगे उसको। बचने का रास्ता निकालना, नहीं तो फिर वही बोलोगे आप सॉरी सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या कहना है कि गाय रही होगी, हो सकता हो प्रचलन में रही हो, दिखाने की आवश्यकता न समझे हो। मतलब उससे ये लगता है कि भाई गाय होगी, जैसे कोई चीज बहुत सामान्य रहता तो उसको आदमी कहता है जाने दो, क्या बताया जाए, लोग जान ही रहे हैं। अब जैसे गाय आप देखो तो गाय वैदिक में आकर गाय हाईलाइट हो जाती है। वैदिक में अधन्या, भद्या, ऐसे कहते हैं, गाय के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है। गोधुली बेला, गाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ वैदिक इज ए काऊ, हॉर्स, घोड़ा। यहाँ घोड़ा खोजने पे नहीं मिल रहा, हड्डियां वगैरह कहीं मिल जा रही। तो घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली? सुरकुदड़ा में, राणा गुंडई में दांत का जबड़ा मिला है। आपको बहुत अंदर नहीं जाना। कालीबंगा लोथल से मूर्तियां मिली है गाय की, तो सॉरी घोड़े की। अच्छा ऊंट कहाँ मिल सकता है? ऊंट कालीबंगा, ये पहले वहां था गंगानगर, अब हनुमानगढ़ जिले में। ये ध्यान रखना, ये बदल चुका है इसका लोकेशन। तो ये याद रखना है, ये पाकिस्तान का पंजाब, ये पाकिस्तान का सिंध, ये गुजरात भोगवा नदी के तट पर बे ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी। ये राजस्थान का कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला, 31वां जिला बना। ये बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी बनावली, तीनों फेजेज हैं, मांडा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली। चनोदड़ो सिंध, सिंधु नदी बायां किनारा, सिंध प्रांत, ध्यान रखना। धौलावीरा, रन ऑफ कच्छ, मनहर, मनसर नदियां, और वो भचाऊ तालुका है, भचाऊ जिला, मनहर, मनसर नदियां। ये जानना, धौलावीरा पूरा तालुका मचाया वो विश्व में। आप सो रहे हो, धौलावीरा कहाँ गया? तो रन ऑफ कच्छ में देसलपुर, सुरकोदड़ा और धौलावीरा, ये तीनों रन ऑफ कच्छ में, कच्छ क्षेत्र में ऊपर वाला। और वे ऑफ कैम्बे नीचे है, खंबात की खाड़ी, बिल्कुल जो धसा हुआ है वहां है। तो ये लोथल, तो इसको ध्यान रखना। बंदरगाह कहाँ है? इनमें बंदरगाही नगर कौन है? लोथल, डॉकयार्ड।
आप सोचो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी संरचना डॉकयार्ड, सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस। सबसे बड़ी संरचना, आप सोचो उसको बनाने में कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी, कितनी सिविल इंजीनियरिंग लगी होगी, और लोग कह रहे हैं कि यू लैक टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ड्रामा? इंडस क्या है? या तो इंडस को सरासर आदमी नेग्लेक्ट कर दे कि भाई डोंट एक्सेप्ट इंडस, लेकिन लेके जाएगा कहां इतनी बड़ी सभ्यता? इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बस लिपि पढ़ ली जाए तो उसका सैद्धांतिक पक्ष भी आ जाएगा। अभी कौन सा पक्ष आ रहा है ज्यादा? क्रिया पक्ष, जो खुदाई में मिल रहा है, उससे हम लोग आइडिया निकाल रहे हैं। इट मे बी, इट मे नॉट बी। हम लोग कह रहे हैं गाय भी रही होगी, मतलब बहुत सर्टेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समकालीन रहे नहीं कि देखें कि नहीं हम तो ले जाते थे, शाम को ले आते थे गौ माता को। तो सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनली नहीं कह सकते, लेकिन इट मे बी, इट मे नॉट बी, क्योंकि मूर्तियां मिली। बिल्कुल एब्सेंट है तो कौन है? लायन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सेल्स में क्वेश्चन आएगा। हाँ, सभ्यता के जो अधिकांश क्षेत्र थे, हाँ, वर्षा पर्वत क्षेत्रों में थे। किस क्षेत्र में थे? वर्षा पर्वत क्षेत्रों में, हाँ, जो अधिकांश क्षेत्र थे वो। ठीक तो है। ये ठीक है। तो 90% कहाँ है? वही तो है, गुजरात और ये वाला बेल्ट। और दूसरा स्टेटमेंट था चोलिस्तान और तनावली में टेराकोटा की आकृति के। हाँ, बहावलपुर है, सही है, दोनों बोथ आर राइट। राजस्थान में। हाँ, बोले वही चोलिस्तान, वही बहावलपुर का इलाका, पाकिस्तान वाला। तीसरा स्टेटमेंट था वो था सैडल वार्ड, मतलब सैडल वार्ड मोहनजोदड़ो में पाए गए। तो देखना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन। सैडल वार्ड के ब्रेक में था कौन? क्या चक्की? पीसने के कार्य में आटा पीसने की चक्की, वो लोथल में है, वहां नहीं। हाँ, तो पूरी जानकारी होगी, फाइंडिंग्स जानना तो जरूरी है ना। चक्की का साक्ष्य वहां नहीं, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। तो ये तो जब आप डेप्थ में जाओगे ना तब मिलेगा कि कहीं क्या। अच्छा, मान लो कभी बाई चांस ऐसा पूछ दिया कि कहाँ से चूहेदानी मिली, कहाँ से ये मिला, तो गलत ही हो गया, तो अफसोस नहीं करना, क्योंकि हम लोग रखालदास बनर्जी नहीं है कि लेके घूम रहे हैं कि अच्छा आप सब कुछ एकदम क्लियर। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ जाए, जो सब कर ले रहे हैं, तो हम भी कर लेंगे। आज आप भगवान से ये मनाओ जो कोई ना कर पाए वो ठीक, हम भी नहीं कर लेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम कर ले रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम फाइट से बाहर हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद आप आ जाओ वहाँ स्पेशल फीचर्स में आओ, आप महत्वपूर्ण विशेषताओं। चलो जल्दी पतन कराना, क्योंकि आप वैदिक से मिलना कल। आ जाओ आप महत्वपूर्ण विशेषताओं में। महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहला आप लिखो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना या शासन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटी क्या थी इनकी, क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं गई। अब खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पे आप कहोगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। जैसे माप तौल में एकता है, मानकीकरण है। 16 के गुड़ज में ये माप बटखरों का प्रयोग करते थे, माप तौल का प्रयोग करते थे। इसका मतलब एक रूपता है कि नहीं। जैसे आप देखे होंगे 16 आना, 32 आना, ये 16 की गुड़ज मल्टीपल कहां से चल रहा? इंडस। जैसे स्केल का साक्ष्य, तराजू, स्केल, पैमाना, पैमाने का साक्ष्य मिला है। जैसे सीप का बना, हाथी दांत का बना पैमाना, जैसे कॉपर का बना पैमाना हड़प्पा से मिला है। सीप का बना पैमाना, हाथी दांत का बना पैमाना लोथल से मिला है। सीप का बना पैमाना मोहनजोदड़ो से मिला है। पैमाना, अब सोचो आप, जो पैमाना आज हम लोगों के पास है स्केल, वो भी स्केल का कंसेप्ट कहां से आ रहा? भले वो 36 सेंटीमीटर ना हो, थोड़ा बढ़ चढ़ के 37 सेंटीमीटर पॉइंट समथिंग है। आप सोचो 16 के गुड़ज में, मल्टीपल में
इसका मतलब कि जो बाट माप में एक रूपता मिल रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई शासक वर्ग होगा। भट्ठे बस्तियों में नहीं मिल रहे हैं, ईंट पकाने के भट्ठे, इसका मतलब कोई ना कोई शासक वर्ग रहा होगा। टाउन प्लानिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका मतलब कोई ना कोई नियंत्रक होगा। ऐसे अनुमान लगा के तब अपनी बात को वेरीफाई करना। जैसे स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, जुड़वा राजधानियां थी, अब राजधानी है तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ रूलिंग क्लास। लेकिन हम बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा स्वरूप वहां रहा होगा, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई। लेकिन आप कुछ जैसे लिख लोगे कि वणिक समुदाय के द्वारा ये संचालित हो रही, क्योंकि स्वास्तिक भी मिला। अब व्यापार वाणिज्य ये भी लग रहा है। तो ध्यान रखना है कि फाइनल आप क्या लगाओगे, ना मोनार्की लगाओगे ना थियोक्रेसी लगाओगे, क्या लगाओगे आप? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना डेमोक्रेसी लगाओगे ना अरिस्टोक्रेसी लगाओगे, मिला के लगाओगे। क्या डेमोक्रेटिक कम अरिस्टोक्रेसी, तो ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आ गया कि भारत में राजतंत्र कब से शुरू होता है? राजा राजतंत्र तो ऋग्वैदिक, और ऋग्वैदिक नेक्स्ट में आएगा, तो ये ध्यान रखना। लेकिन तंत्र यहां से शुरू हो जाता। फिर आ जाओ आप दूसरे स्वरूप में, आओ आप धर्म का स्वरूप, हेडिंग डालो आप धर्म। रिलीजन जो कल्चर का पार्ट है। अब बताओ कि दुनिया में अगर देखा जाए तो मूर्ति पूजा की संकल्पना कहां से आ रही? द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लिख लो आप, मूर्ति पूजा की परंपरा यहीं से शुरू होती है। और मूर्ति पूजा तो छोड़ो, ये किसकी पूजा नहीं करते थे? प्रतीक चिन्हों की पूजा, फैलस यौन की पूजा, लिंग की पूजा, यानी कि फैलस की पूजा करते थे। और प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, जैसे प्रतीक चिन्ह, जैसे स्वास्तिक प्रतीक मान लेते थे। जैसे स्वास्तिक की चिन्ह पूजा जो है, शालिग्राम की पूजा,
शालिग्राम समझ रहे हो आप? विष्णु जी, शालिग्राम, ठाकुर जी, नहीं सत्यनारायण भगवान का था है। तो शालिग्राम की पूजा यानी कि पीपल वृक्ष की पूजा, यानी कि आप लिख लो, शुरू करोगे आप मातृ देवी की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, मदर गॉडेस पशुपति शिव, लिखते जाओ आप, मदर गॉडेस पशुपति शिव, नाग पूजा, सरित पूजा, सरित सरित नदियों की पूजा, सागर पूजा, वनस्पतियों की पूजा है। लिखने दो, परिश्रम करने दो, डीएम बनाना है। ये परेशान बोले ईटीसी कर देता हूं, नहीं करना है, लिखने में मजा आता। नाग पूजा, सरित पूजा, सागर पूजा, दरियापंथी एक समुदाय ही था, वहां नदियों के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। सागर पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, किसी को छोड़े ही नहीं, जो मिल गया बोले पूजा करो, नहीं डैमेज कर देगा। डरते थे, पहली बार तो डरेगा ही व्यक्ति। अच्छा थोड़ा सा आप मकान उकान अच्छा बनवा लो तो डरोगे कि नहीं है? और जिसके पास टेंट है वो क्या डरेगा, ले जाओ और अच्छा आ जाएगा। तो ये पूरा एकदम दो दो तला, दो दो मंजिले वाले मकान में रहते थे। दास प्रथा आप देख रहे हो, तो ये सोचते थे कि ये सुख समृद्धि है, मोक्ष वगैरह की कल्पना नहीं था, ये लौकिक नहीं था, पारलौकिक नहीं, पुनर्जन्म था। क्योंकि डेड बॉडी को जब ले जाते थे तो उसके बर्तन भी ले जाते थे, बोले इसी में डाल दो डेड बॉडी। बोले इससे क्या होगा, बोले ये स्वामी जी महाराज रहने के समय खाते थे तो मरने के बाद भी खाएंगे, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, शरीर नश्वर है और आत्मा अजर और अमर है जो पुनर्जन्म लेगी। लेकिन आप हीरे की अंगूठी डालोगे? बोले नहीं, इसको छोड़कर। अब देखो हम लोग कितने मतलब चालाक हैं कि जो बहुत प्रेशियस चीजें हैं बोले वो भी डाल दो, आप पहनेंगे? बोले नहीं नहीं, देखो आप, नहीं तो ऐसे तो पता चला वहीं इर्द गिर्द जो है पुरोहित तो घूमता रहता कि कब ये जाएंगे, पूरा सामान हमें मिल जाए। तो पुनर्जन्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, कब्रिस्तान से आप जोड़ सकते हो। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि हमें कब्रिस्तान मिल जाए तो हम पूरा पुनर्निर्माण कर देंगे, समाज का, धर्म का, सब कुछ। आप देखो मिस्र का, देखो आप मिस्र में कब्रिस्तान कितना वैल्यूएबल है, कितना बढ़िया से उसको मम्मी लगा के। अब आया मिस्र की तरह मम्मी वाला डेड बॉडी कहां मिला? लोथल। या पंचतंत्र की वो लोमड़ी वाली कहानी कहां मिली? लोथल। ऐसे आएगा, ये चीज दिमाग में रखना आपको। तो धर्म में आप देखोगे तो सब लगा डालो। आप बताओ, आप समाज का स्वरूप कैसा होगा? मातृसत्तात्मक की पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। और वहां से छोड़कर साउथ अफ्रीका, केरला और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो नॉन स्टॉप हमें पितृसत्तात्मक लगाना, एक्सेप्ट इंडस। इसीलिए भारत का कॉन्सेप्ट किससे आया? मां से, जननी से, माता। आप कभी बोलते हो ब्राजील माता, पाकिस्तान माता? नहीं बोलते हो, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं? मां से, जननी से। तो आप देखो मातृ देवी की पूजा, अगर सबसे सर्वोपरि पूजा लगाना है तो किसकी लगाओगे आप? मदर गॉडेस। तो ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि सबकी पूजा करते थे, लेकिन उसमें भी क्या है? मैट्रियार्कल है कि पैट्रियार्कल है? तो मैट्रियार्कल। तो इसमें ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका और केरला और इंडस को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने आ जाए। अब एक बार आया था सातवाहन समाज, कैसा था? फिर आप कंफ्यूज कर गए और लगा के आए क्या? मात्र सत्तात्मक, और हो गया गलत, क्योंकि हमने एक जुगाड़ बताया तो जुगाड़ ही भूल गया। आप कभी कभी एक लाइन वाला जुगाड़ भी भूल जाते हैं, क्योंकि उस जुगाड़ को भी याद करने के लिए जुगाड़ का प्रयोग। हाँ, इंडिया की जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर है। ये तो सिलेक्शन हो जाता, उसे पता ही नहीं चलता किससे हुआ। बोले हो गया, पढ़ रहे थे, होने के बाद पता चलता। अच्छा भी लिखते हैं, और नहीं हुआ तो बोले अब बदलना पड़ेगा उसको कुछ। तो हम लोगों का जुगाड़ क्या है? हो जाए तो वही जुगाड़ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आपको कि अगर आ जाए कि पूजा में सब, और इसी से निकलेगा क्या? नेचर ऑफ सोसाइटी। तो मात्र सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक। लेकिन इसके बाद बागडोर हमेशा मेल के हाथ में आ जाएगी। फीमेल के हाथ में रहेगी कि मेल के हाथ?
अच्छा, आज भी आप देखो बहुत सी घर जो है महिलाएं चलाती हैं, लेकिन नाम किसका होता है? बेचारे परेशान है लोग, घर हम चलाते हैं, नाम पुरुष का होता है। यानी कि पितृपरक अवधारणा हावी रही, केवल एक जगह छोड़कर, क्या? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, तो इसको कर लेना आप। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग व्यापार वाणिज्य देखेंगे। कितना हुआ समय? हो गया सर? आ गए? अच्छे अच्छे, चलिए ठीक है, फिर यहीं पर वाणिज्य विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग वैदिक के साथ।